आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं मनवीन कौर स्वागत करती हूं आपका आज के इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। ट्रंप ने शेयर किया पीएम मोदी का पॉडकास्ट। अमेरिकी एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन ने लिया था इंटरव्यू। अमेरिका में कुदरत का कहर, बवंडर, धूल भरी आंधी और जंगल की आग से तबाही। वक्त बिल पर ओवैसी का बयान, चंद्रबाबू, चिराग और नीतीश को बिल का सपोर्ट नहीं करने की दी सलाह। वॉर 2 की रिलीज डेट घोषित, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जल्द मचाएंगे धमाल। आईपीएल से पहले केकेआर को बड़ा झटका, उमरान मलिक गेम से बाहर, चेतन साकरिया हुए टीम में शामिल। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो प्रसिद्ध अमेरिकी एआई रिसर्चर और पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन द्वारा लिया गया था। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भारत की नई तकनीक, दुनिया भर में नेतृत्व, विकास, लोकतंत्र, एआई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मोदी ने भारत की बढ़ती डिजिटल क्रांति और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए कदमों को भी उजागर किया। ट्रंप द्वारा इस पॉडकास्ट को साझा करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बातचीत और भी चर्चित हो गई है। विशेषज्ञ इसे भारत अमेरिका संबंधों और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के कई हिस्सों में बवंडर, धूल भरी आंधी और जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई है। मध्य पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में आए बवंडर ने घरों को नष्ट कर दिया, बिजली आपूर्ति ठप हो गई और कई लोग घायल हो गए। दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में धूल भरी आंधी से दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया। वहीं कैलिफोर्निया, टेक्सास और ओरेगन में जंगल की आग तेजी से फैल रही है, जिससे हजारों एकड़ जमीन जलकर राख हो गई। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन हालात अभी भी भयावह बने हुए हैं। अगली खबर की ओर बढ़े तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कड़ा रुख अपनाया और विपक्षी नेताओं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया रहेगी, मुसलमान इस फैसले को याद रखेंगे। लोकसभा में पारित हुए इस बिल को लेकर ओवैसी ने सरकार पर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता से समझौता किया जा रहा है। बिल के खिलाफ एआईएमआईएम समेत कई दलों ने विरोध जताया, लेकिन सरकार ने इसे पारित कर दिया। ओवैसी का बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, जबकि विपक्षी नेता अब इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। फाइव आइज गठबंधन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है की बैठक दिल्ली में हुई, जहां दुनिया भर की जासूसी एजेंसियों के प्रमुख एकत्रित हुए। भारत सदस्य न होते हुए भी इस उच्च स्तरीय चर्चा का केंद्र बना, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत भविष्य में इस गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बढ़ते राजनीतिक संबंधों के चलते इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में गाय और भैंस के दूध की कीमतों में 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश करते हुए इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि किसानों और पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। इस फैसले से दूध उत्पादकों को फायदा होगा, लेकिन उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। विपक्ष ने इस मूल्य वृद्धि पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय डेयरी उद्योगों में मजबूती मिलेगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पुलिस थानों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चरम पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को न्याय पाने के लिए घूस देनी पड़ती है, जबकि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तेजस्वी ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रशासन की नाकामी के कारण थानों में भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ गया है, जिससे आम लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था पर से उठ रहा है। उन्होंने सरकार से तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की। वहीं सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को निराधार बताया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को लेकर चल रहे विवाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा से नफरत करना सही नहीं है और हिंदी का अपना अलग महत्व है। नायडू ने शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने का समर्थन किया, लेकिन साथ ही हिंदी और अन्य भाषाओं के महत्व को भी स्वीकार करने की बात कही। उनका यह बयान तब आया जब कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों ने हिंदी थोपने के आरोप लगाते हुए एनईपी का विरोध किया था। इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है, जहां एक तरफ कुछ दल हिंदी को शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य बनाने के पक्ष में है, तो वहीं अन्य
क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता की मांग कर रहे हैं। फरवरी 2025 में शेयर बाजार में गिरावट दिखने को मिली, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कई अहम स्टॉक्स खरीदे। निवेशकों की रणनीति में आईटी, बैंकिंग, फार्मा और इंफ्रा सेक्टर के शेयरों को प्राथमिकता दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC बैंक, TCS और लार्सन एंड टूब्रो जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश बढ़ाया। इसके अलावा कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों पर भी फंड हाउस की नजर रही। विशेषज्ञों का मानना है कि ये खरीदारी दीर्घकालिक दृष्टि से मुनाफों के लिए की गई, क्योंकि बाजार में गिरावट के दौरान निवेश करना फंड मैनेजर्स की एक रणनीतिक चाल होती है। बॉलीवुड के मच अवेटेड एक्शन फिल्म वॉर 2 की रिलीज डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। इस बार फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR भी नजर आएंगे, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की इस अगली कड़ी को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म धमाकेदार एक्शन व हाई ऑक्टेन स्टंट से भरपूर होगी। वॉर 2 में ऋतिक अपने फेमस किरदार कबीर के रूप में वापसी करेंगे, जबकि जूनियर NTR की एंट्री विलेन या एंटी हीरो के तौर पर होने की चर्चा है। फिल्म की शूटिंग जोरों पर है और मेकर्स ने इसे 15 अगस्त 2025 को रिलीज करने की योजना बनाई है। वॉर 2 के जरिए बॉलीवुड और टॉलीवुड में बड़े सितारों का ये पहला कोलैबोरेशन होगा, जिससे फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप बन चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 की शुरुआत से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR को बड़ा झटका लगा है। उनके तेज गेंदबाज उमरान मलिक चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। उमरान, जो अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं, पिछले सीजन में भी फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे थे और केवल एक मैच खेल पाए थे। उनकी उपस्थिति में KKR ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन साकरिया को टीम में शामिल किया है। साकरिया ने 2021 में राजस्थान रॉयल्स के साथ IPL में डेब्यू किया था और अब तक 19 मैचों में 20 विकेट लिए हैं। उनकी स्विंग गेंदबाजी और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता KKR के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। KKR का पहला मुकाबला 22 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB के खिलाफ ईडन गार्डन्स में होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। नमस्कार।